उत्तर प्रदेश और बिहार ये मौर्यों की धरती है। गांधी जी को पत्रकार ने पूछा समाजवाद का अर्थ क्या है, तो गांधी जी ने कहा वर्ण व्यवस्था का पालन करना ही समाजवाद है। अब वेद क्या कहता है? ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण पैदा हुआ, पैर से शूद्र पैदा हुआ। तो बिहार और उत्तर प्रदेश का सत्यानाश की वजह फूले शाहू अंबेडकर की विचारधारा को न स्वीकारने के कारण है। गांधीवाद, समाजवाद, आरएसएस का मनुवाद, ये उत्तर भारत को सत्यानाश करने की वजह है। अगर इसका जवाब देना है तो बहुजन मुक्ति पार्टी इसका विकल्प है। कॉमन सिविल कोड का मामला मुसलमानों के अंदर डर पैदा करने के लिए, नागरिकता छीनने के लिए है। मगर डीएनए कार्ड अगर लागू हो गया तो कॉमन सिविल कोड का मामला कहाँ उड़ जाएगा। मगर 12 से 15 लाख बूथ पर एक साथ ईवीएम फोड़ा जाएगा, चुनाव रद्द होगा। शासक जाति के लोग बिहार में गुंडा राज को लागू कर चुके हैं और इस गुंडा राज को चुनौती देने का कार्य आप लोग कर रहे हैं। बेगूसराय में हमारे कार्यकर्ताओं को घर के अंदर और कार्यालय में सवेरे 3:30 बजे डिटेन किया गया था और उस समय माननीय मेश्राम साहब ने नीतीश सरकार के खिलाफ, बिहार सरकार के खिलाफ बिहार बंद भी करवाया था। तो इससे पता चलता है कि बिहार की जो सरकार है वो आप लोगों से डर रही है, आप लोगों के जागृति से डर रही है। और जो हमारा निर्धारित कार्यक्रम था, जो हमारा निर्धारित कार्यक्रम था, जिस स्थान पर था वो जगह हमको ऊपर से आदेश देकर रद्द करवाया गया। तो हमने परसों ही उस कार्यक्रम को यहाँ पर शिफ्ट किया गया, क्योंकि वो लोग हमारी बात को बोलने नहीं देना चाहते हैं। कार्यक्रम तो ढेर सारे हो रहे हैं, बिहार में हो रहे, ऑल इंडिया में हो रहे, मगर वो हमारी बात को रोकना चाहते हैं। और वो बात क्या है? वो बात है ईवीएम घोटाला। भारत में सबसे बड़ा अगर कोई घोटाला किया गया या घोटाला किया जा सकता है वो ईवीएम घोटाला है। 2009 में सुब्रमण्यम स्वामी ने ये बात ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट के ध्यान में लाई, नोटिस में लाई। और 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी के केस पर फैसला सुनाया कि ईवीएम मशीन से पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। तो उसके धारा नंबर 26 में सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये कहा कि ईवीएम मशीन से फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। वोट क्या है? तो वोट एक फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वोट क्या है? आप किसी को वोट दे रहे हो, यानी क्या कर रहे हो? आप अपनी विचार की अभिव्यक्ति कर रहे हो। तो आपके विचार की अभिव्यक्ति की जो आजादी है वो आजादी छीनने का काम ये ईवीएम मशीन कर रहा है। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। मगर जिस जज ने फैसला सुनाया उस जज का नाम है जस्टिस सदाशिवम। वो भारत का पहला ऐसा जज है जिसने ईवीएम को लेकर बहुत बड़ा फैसला सुनाया। मगर उस फैसले में उन्होंने कहा कि ईवीएम मशीन के साथ साथ पर्ची निकलने वाली मशीन जोड़ी जानी चाहिए। 2013 में फैसला सुनाने वाला जज का मुंह बंद करने के लिए
जजमेंट के बाद उस जज को केरला राज्य का गवर्नर चुना गया। इन्हें कितना बड़ा खेल खेला गया। 2014 में जो चुनाव हुए, आम चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव हुए, उसमें वीवीपीएटी लगाना चाहिए था, मगर वीवीपीएटी नहीं लगाया। कितना लगाया? केवल आधे % से भी कम लगाया। 0.31 यानी 0.31% ही वीवीपीएटी लगाया। यानी 2014 का चुनाव ईवीएम घोटाले से किया। 2019 का जो चुनाव हुआ, 2019 का जो चुनाव हुआ, वो चुनाव भी ईवीएम घोटाले से किया गया। और घोटाला कितना किया गया? तो 373 लोकसभा के सीट में से 220 लोकसभा के सीटों पर जो वोट डाला गया, जो पोल्ड वोट डाला गया, जितनी तादाद में डाला गया, उसका आंकड़ा चुनाव आयोग ने घोषित किया। यानी जब वोट डाला जाता है, कौन से लोकसभा पर कितना प्रतिशत वोट डाला गया, ये चुनाव आयोग ने घोषित किया। मगर जब वोट की गिनती की गई तो 220 ऐसी लोकसभा के सीट पे जितना वोट डाला गया था, उससे ज्यादा वोट निकला। और 153 ऐसी लोकसभा की सीट थी, जितना वोट डाला गया उतना वोट उसके अंदर नहीं निकला, उससे कम निकल गया। तो 2019 का चुनाव 100% ईवीएम घोटाला करके जीता गया। मगर प्रचार क्या किया गया? मोदी लहर। प्रचार क्या किया गया? मोदी का करिश्मा। मोदी का जो सीट है, वाराणसी सीट, नरेंद्र मोदी तो यूपी बिहार के नहीं है, वो तो गुजरात के। मगर ब्राह्मणों ने इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि नरेंद्र मोदी को वाराणसी से चुनाव के लिए खड़ा किया। और 2019 में स्वयं नरेंद्र मोदी के सीट पर 1,87,000 वोट ज्यादा निकला। कुल 11 लाख वोट थे, 12,87,000 वोट की गिनती की गई। तो ये अपने आप घोटाला है, ये इस बात का सबूत है। अभी 2023 में उत्तर प्रदेश में मेयर के चुनाव थे। वहां पर समाजवादी पार्टी की एक कैंडिडेट थी जिसका नाम है काजल निषाद। निषाद ये उत्तर प्रदेश बिहार में। तो समाजवादी पार्टी की उस महिला ने रोकर कहा, क्या कहा? ये बात नेशनल मीडिया ने नहीं दिखाया, सोशल मीडिया से जानकारी लीक हो गई। वो महिला रोकर कहने लगी कि मैं जिस सीट पर हारी हूं, मुझे हारने का गम नहीं है, मगर जिस सीट पर वोट डाले गए, वोट की संख्या 3.5 लाख है, मगर जिस कैंडिडेट को जितवाया गया या जीता हुआ घोषित किया गया, वो भाजपा का कैंडिडेट है, मगर वोटर की संख्या 3.5 लाख थी। मगर ईवीएम मशीन ने गिनती करके बताया 5 लाख वोट निकले। यानी कैंडिडेट को वोट मिलना चाहिए था 3.5 तो 3.5 लाख, मगर गिनती में वोट कितना निकला? 5 लाख। तो ये खुल्लम खुल्ला ईवीएम घोटाला है। एक उदाहरण है, सहारनपुर में कारपोरेट का चुनाव चल रहा था 2017 का। तो वहां एक मुस्लिम महिला को मुस्लिम लोगों ने चंदा इकट्ठा करके चुनाव के लिए खड़ा किया। मीडिया वालों ने दिखाया कि समाज के द्वारा चुनी गई प्रतिनिधि है, लोग उसको समर्थन दे रहे थे। मगर जब रिजल्ट आया तो महिला हारी हुई घोषित की गई। जब उस महिला को पूछा, मोहतरमा अब आपको कैसा लग रहा है, तो उस महिला ने जवाब दिया, अरे दूसरों का छोड़ो, मेरा अपना खुद का वोट कहाँ गया? दूसरों का छोड़ दो, दूसरों ने मुझे वोट डाला या नहीं डाला इसकी मुझे चिंता नहीं है,
मगर मेरा अपना खुद का वोट कहा गया। तो ये उदाहरण सिद्ध करते हैं कि केवल वोट डालने वाले लोगों के ही वोटों की चोरी नहीं होती, कैंडिडेट्स के भी वोटों की चोरी होती है। ये इतना बड़ा घोटाला है। चौथा उदाहरण है सोनू किन्नर। किन्नर लोगों को भी लगा कि मुझे भी चुनाव में खड़ा होना चाहिए, तो उत्तर प्रदेश में एक सोनू किन्नर चुनाव में खड़ा रहा, उसको हरा हुआ घोषित कर दिया गया। तो सोनू किन्नर के अंदर का जमीर जग गया, तो उसने चुनाव अधिकारी को कहा दोबारा गिनती करो। उसने कहा दोबारा गिनती करो, तो चुनाव अधिकारी मैनेज हो गया था। उसने पुलिस को ऑर्डर दिया कि इनको डंडे से मारो, तो उम्मीदवार को लगा उम्मीदवार को भी डंडे से मारा जाएगा, तो फिर कहाँ का लोकतंत्र है। तो सोनू किन्नर ने अपने कपड़े उतार दिए और पुलिस के सामने नंगा हो गया। तो उसके जो साथी थे किन्नर यानी इजड़े लोग, उन्होंने भी अपने कपड़े उतार दिए और पुलिस के सामने नंगे हो गए। सोशल मीडिया में वो वीडियो रिलीज हो गया। पुलिस वालों को भी शर्म आने लगा कि नंगे हो गए हमारे सामने और हम इनको मार रहे, अगर दुनिया वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे। तो पुलिस आगे भाग रही थी और किन्नर पीछे पीछे भाग रहे थे। फिर चुनाव अधिकारी को लगा शायद अब मेरी बारी है, तो उसने वो किन्नर आने के पहले ही घोषित कर दिया कि मैं दोबारा रिकाउंटिंग करता हूं। जब दोबारा रिकाउंटिंग किया गया तो जो हरा हुआ कैंडिडेट था सोनू किन्नर, उसको जीता हुआ घोषित कर दिया गया। मैं ये उदाहरण आपको इसीलिए दे रहा हूं कि ईवीएम घोटाला होता है, मगर हमारे लोग बोलते नहीं हैं। अब बोलेंगे तो कौन जीतेगा, तो वो बोलना नहीं चाहते हैं। वो सवर्ण ब्राह्मणवादी पार्टियों के दलाल बने हुए, जैसे हमारे रामलगन मांझी जी ने यहाँ के एक मांझी नेता का उदाहरण दिया, जो कभी ब्राह्मणों को गाली देता था, ब्राह्मणों के पैर छूकर उसको टिकट मिल गया। इसलिए साथियों, बिहार में जो ब्राह्मणवादी विचारधारा आपके ऊपर थोपी जा रही है, इसका जवाब है। और वो जवाब क्या है, तो माननीय वामन मेश्राम साहब ने 12 लाख से लेकर 15 लाख बूथों तक कमिटियां बनाने का जो ऐलान किया है, और वो ऐतिहासिक ऐलान चुनाव आयोग के मुख्यालय पर किया है। तो आप लोगों को गांव-गांव में ईवीएम फोड़ो बूथ कमिटियां बनानी होगी। ये संदेश आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको देना चाहते हैं कि बूथ फोड़ने के लिए कमिटियां बनानी होगी। और माननीय वामन मेश्राम साहब 3 दिन पहले फोड़ने का तरीका आप लोगों को बताएंगे। फोड़ना तय है। जो ईवीएम मशीन आपके बाल बच्चों को गुलाम बना रही है, भारत अब दुनिया का पहला गरीब देश बन गया है। ये बात लोगों को मालूम न हो जाए, इसलिए आरएसएस बीजेपी के लोग इसको अमृत काल कह रहे हैं। अमृत काल, भारत बन गया दुनिया में पहले नंबर का भिखारी और गरीब देश, मगर ये नारा क्या लगा रहे, अमृत काल है। बड़ा गजब का नारा है। भारत का अभ्युदय हो गया है, भारत खड्डे में चला गया है, मगर भारत का जो लोग नाम खराब कर रहे हैं, आपके बच्चों को रोजगार नहीं है, आपके बच्चे महाराष्ट्र में जाते हैं तो वहाँ के राजनीति खेलने वाले लोग भाषिक आधार पर पीटते हैं, यूपी बिहार के लोगों बच्चों को वहाँ के लोग प्रांतवाद के नाम पर पीटते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार ऐसा देश है जहाँ जमीन ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है, मगर रोजगारों की कमी है। रोजगारों की कमी क्यों है? क्योंकि ये लोग जाति के आधार पर राजनीति कर रहे हैं। जैसे बिहार में यादव के नाम पर राजनीति हो रही है, या उत्तर भारत में
मायावती या अखिलेश के नाम पर राजनीति हो रही है। आखिरकार ये राज्य के अंदर सत्ता हासिल करते हैं, मगर केंद्र में अगर कांग्रेस की सत्ता आ जाए तो कांग्रेस के खेमे में शामिल होते हैं, या बीजेपी की सत्ता आ जाए तो बीजेपी के खेमे में शामिल होते हैं, क्योंकि इनकी विचारधारा आखिरकार मनुवाद की ही विचारधारा है। उत्तर प्रदेश और बिहार ये मौर्यों की धरती है। उत्तर प्रदेश और बिहार का इतिहास उत्तर प्रदेश और बिहार का इतिहास नहीं है, देश का इतिहास है। मगर यहाँ फुले शाहू अंबेडकर की विचारधारा को फलने फूलने नहीं दिया जाता है। जैसे यहाँ साम्यवादी विचारधारा है, जैसे यहाँ समाजवादी विचारधारा है। अब उनको भी मालूम नहीं, उनके वर्कर्स लोगों को, कि साम्यवाद क्या है, समाजवाद क्या है। तो साम्यवाद और समाजवाद ये प्रच्छन्न ब्राह्मणवाद है। जयप्रकाश नारायण कौन थे? ब्राह्मण नहीं थे, कायस्थ थे, मगर उन्होंने इंदिरा गांधी को चुनौती दिया, बिहार के धरती से दिया। तो जयप्रकाश नारायण इतने हीरो हो गए कि आज बिहार में जेपी के नाम से बच्चों के नाम है जयप्रकाश। जयप्रकाश जयप्रकाश कायस्थ है, मगर जयप्रकाश क्यों हीरो हो गए? तो उन्होंने एक विचारधारा लाई, और वो विचारधारा समाजवाद की विचारधारा है। और समाजवाद क्या है? तो समाजवाद की व्याख्या स्वयं गांधी ने ऐसी की, क्योंकि जयप्रकाश गांधीवादी थे, लोहिया गांधीवादी थे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हारने के बाद गांधी जी ने समाजवादी पार्टी का निर्माण किया था 1934 में। आचार्य नरेंद्र देव, कृपलानी, लोहिया, जयप्रकाश नारायण ये ओरिजिनल कांग्रेस के वर्कर थे। इनको अलग किया गया और समाजवादी पार्टी निर्माण किया गया। गांधी जी को पत्रकार ने पूछा समाजवाद का अर्थ क्या है, तो गांधी जी ने कहा वर्ण व्यवस्था का पालन करना ही समाजवाद है। तो ये जो समाजवादी विचारधारा है ये वर्ण व्यवस्था का पालन करने वाली है। साम्यवाद, श्रीपाद अमृत डांगे कम्युनिस्ट ब्राह्मण है, 1940 में जेल गया। जेल में समय था तो उसने किताब लिखी अंग्रेजी में। उस किताब का नाम है प्रिमिटिव कम्युनिज्म, यानी मार्क्स पूर्व साम्यवाद। साम्यवाद हम कहाँ से पढ़ते हैं? कार्ल मार्क्स पैदा हुआ, कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल ग्रंथ लिखा और उसने साम्यवाद की व्याख्या की। मगर डांगे क्या कहता है? हमने मार्क्स से साम्यवाद नहीं लिया, हमने वेद से साम्यवाद लिया। अब वेद क्या कहता है? ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण पैदा हुआ, पैर से शूद्र पैदा हुआ। तो बिहार और उत्तर प्रदेश का सत्यानाश की वजह फुले शाहू अंबेडकर की विचारधारा को न स्वीकारने के कारण है। गांधीवाद, समाजवाद, आरएसएस का मनुवाद, ये उत्तर भारत को सत्यानाश करने की वजह है। अगर इसका जवाब देना है तो बहुजन मुक्ति पार्टी इसका विकल्प है, क्योंकि बहुजन मुक्ति पार्टी ऑल इंडिया में फुले शाहू अंबेडकर की विचारधारा को आधार बनाकर काम कर रही है। आप लोग बिहार में मनुवादी ताकतों को रोकने के लिए संगठित शक्ति से प्रयास करना होगा। संगठित शक्ति से ही बुनियादी परिवर्तन हुए हैं, और बुनियादी परिवर्तन करने के लिए बिहार में आप लोगों को काम करना होगा। इलेक्शन आने वाला है, मगर बीजेपी आरएसएस के लोगों ने कॉमन सिविल कोड को घोषित किया गया। कॉमन सिविल कोड का मामला मुसलमानों के अंदर डर पैदा करने के लिए, नागरिकता छीनने के लिए है। मगर डीएनए कार्ड अगर लागू हो गया तो कॉमन सिविल कोड का मामला कहाँ उड़ जाएगा? डीएनए के आधार पर ब्राह्मण विदेशी है, डीएनए के आधार पर कौन देशी है कौन विदेशी है तय करने का अधिकार भारतीय प्रजा के पास है। मगर भारतीय प्रजा को जगाने का, समझाने का काम करना होगा। और ईवीएम का बंदोबस्त करने के लिए माननीय मेश्राम साहब ने देशव्यापी आंदोलन का जो बिगुल बजाया है, उसका काम आपको बिहार के धरती में करना होगा।
सभी जगह पर कैंडिडेट खड़े करने हैं, बूथ कमेटियां बनानी है और बूथ कमेटियां बनाकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब जब हमको ऐलान करेंगे उस दिन हमको इसका बंदोबस्त करना है। लोगों के अंदर डर होता है ईवीएम फोड़ने से फलाना कानून लगेगा। साथियों, एक आदमी ने ईवीएम फोड़ा तो अलग अलग धाराएं लगेगी, मगर 12 से 15 लाख बूथ पर एक साथ ईवीएम फोड़ा जाएगा, चुनाव रद्द होगा। अगर एक साथ ईवीएम फोड़ी जाएगी तो चुनाव रद्द करना घोषित करना होगा। अभी एक कुरैशी नामक एक पूर्व आयुक्त है इलेक्शन कमीशन के, जब हम लोग 2017 में पोस्ट कार्ड उनके नाम पर लिख रहे तब वो मीडिया के सामने आकर कह रहे थे साहब ईवीएम पारदर्शी है। अब कुरैशी साहब रिटायर्ड हो गए, अब कुरैशी साहब का बयान आया कि मैं पूर्व आयुक्त हूं इलेक्शन कमीशन का, ईवीएम मशीन में फ्रॉड संभव है। अब वो खुद कुरैशी साहब ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि इसका जो कंपनियां है, ईवीएम मशीन की जो कंपनियां है, इसके डायरेक्टर बीजेपी के लोग हैं। पूर्व कमिश्नर कह रहा है, पूर्व का आयुक्त कह रहा है कि ईवीएम मशीन जो कंपनियां बनाती है उसके डायरेक्टर है। अगर डायरेक्टर कंपनी के मालिक है यानी चुनाव आयोग के मालिक है तो मालिक के खिलाफ चुनाव का रिजल्ट आएगा। इसलिए साथियों, हमें मैदान में तैयारी करनी होगी। आम लोगों को अंदर घुसना है, लोगों तक पहुंचना है, वार्ड में कमेटियां बनानी है, गांव-गांव में जाकर कमेटियां बनानी है और बहुजन मुक्ति पार्टी ऑल इंडिया में और खास करके बिहार में भी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सभी कार्यकर्ताओं को तैयारी में रहना है। इसी सूचना के साथ मैं मेरी बात को विराम देता हूं। जय मूल निवासी।